जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। एक जो है आपका प्रोवाइड किया जा चुका है और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन के तहत से लगा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये जो प्रश्न है आपको +2 लेवल पर ये आपको आधारित है। तो आप लोग इसका सेट लगाइएगा, बहुत ही अच्छा बुक है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया था तो आप लोग उसका स्कोर कमेंट करिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग आपका जो है मॉक टेस्ट भी लगाने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है जो आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो हम लोग उसको जो मॉक टेस्ट से भी हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो पहला हम लोग का प्रश्न है कि ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, तो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास कहे जाते हैं। ठीक, अगला है कि गुलेरी जी ने निम्न में से किस पत्रिका के संपादन में योगदान दिया, तो उन्होंने योगदान दिया था समलोचन। यहाँ पर समलोचन है, इसी में वो योगदान दिए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1908 में। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुख्यतः हरिशंकर परसाई थे, तो हरिशंकर परसाई जो थे वो आपके व्यंग्यकार थे। राइट आंसर सी कर लीजिए। इसमें आपको जो है 15 हिंदी का प्रश्न है और 15 जो है अंग्रेजी का है और 15 जो आपका ये मैथ का है। तो आप लोग मैथ, अंग्रेजी या इंग्लिश नहीं देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को थोड़ा सा भगा लीजिए, क्योंकि जो हम लोग का जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं तो वह प्रश्न संख्या 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग उसको 46 से भी देख सकते हैं यदि आप हिंदी और मैथ का नहीं लगाना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम कि मीरा जी किस शाखा की कवित्री है, तो मीरा जी जो है वह सगुण जो है सगुण शाखा के कवित्री हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिष्ट का उपन्यास है। बिष्ट का उपन्यास है कौन है, तो देखिए यहाँ पर है लेकिन दरवाज़ा, उस चिड़िया का नाम, पंखवाली नाव और ये सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इस राइट आंसर में सभी हो जाएंगे। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किस युग का सूत्रपात हुआ, तो उनके नाम पर यहाँ पर भारतेंदु युग का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है कि नरेश सक्सेना का जन्म कब हुआ, तो नरेश सक्सेना जी का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 98वां जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से यह प्रश्न है कि भूषण रीति काल के 3 प्रमुख कवित्रियों में से एक है, अन्य 2 कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए अन्य 2 कवि हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भूषण रीति काल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। कौन है एक, तो वह है आपके देखिए बिहारी और केशव दास। ठीक, यहाँ पर अन्य 2 कवि की बात हो रही है तो बिहारी और केशव दास। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सूरदास का जन्म हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म हुआ था यहाँ पर रुनकता में। रुनकता एक जगह है, वहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की है, तो नागार्जुन की रचना इसमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए जो होगा कि तुमने कहा था, प्यासी, पथराई आँखें और तालाब की मछलियाँ, ये सभी जो है नागार्जुन जी की है रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म हुआ था। यहाँ पर जन्म से ही ज़्यादा प्रश्न डाले गए हैं, तो जो है मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म हुआ था वह आपको 1477 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यह है कि पद्मा सचदेव के पिता का नाम था। पद्मा सचदेव का पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था जयदेव शर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र मुख्य रूप से थे, तो वो जो मुख्य रूप से आपको नाटककार थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का ये हिंदी का अंतिम प्रश्न है, ये 15वां कह रहा है कि चलचित्र कल और आज निबंध का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद किया गया था योगेंद्र चौधरी के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा योगेंद्र चौधरी के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का
16 नंबर से यहाँ पर देखिए, इसको केयरफुली भरना है, केयरफुली आपको पढ़ना है और इसका जो है पैसेज का आंसर आपको सही बताना है। तो हम इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं और जो आपका 31 से वो मैथ का प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ से आपका सही जो लगा रहे हैं, आप लोग इसको PDF दे दिया जाएगा, तो आप मैथ का जो है सॉल्व करिएगा। इसको हम लोग फटाफट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए, जो 31 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा 14.28% है। 31 नंबर यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, तो 32 का जो आपका राइट आंसर होगा वह 100% हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर आपका 34.28% की वृद्धि होगा। आप लोग इसका प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। 34 नंबर का राइट आंसर जो होगा 108 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह होने वाला है आपको, यहाँ पर भी 108 होने वाला है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न कि वह यहाँ पर जो हम लोग का 36 नंबर का है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 37 से 40 ये तालिका वाला प्रश्न है। इसमें आपका 37 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 37 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2011 तथा 2012 होगा, ठीक। चलिए, 38 नंबर का यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर जो होगा आपका 68% होगा। फिर यहाँ पर 39 का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 81 और 8 होगा। 81.8 है, ठीक। 81 और 8 नहीं, 81.8 है। फिर यहाँ पर 40 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आपका 60% होगा। और यहाँ से 41 नंबर जो है, तो 41 का राइट आंसर आपको 11:12 होगा। फिर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर, तो 42 यहाँ पर आप लोग इसका एक बार आंसर प्रश्न देख लीजिए। और 42 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी होगा, 49 kg। फिर यहाँ से हम लोग का 43 नंबर जो है, तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर 9 दिन होगा। और 43 का 9 दिन, ठीक। और 44 का राइट आंसर यहाँ पर आपको 12,288 होगा, ठीक। चलिए, अगला फिर यहाँ पर हम लोग का 45 नंबर जो तालिका वाला प्रश्न है, तो 45 का यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह 0 होगा, ठीक। चलिए, हम लोग यहाँ से जो प्रश्न है यहाँ पर आपका GK GS और आपका जो प्रश्न स्टार्ट हो गया 45 से, ठीक, 46 से। तो इसमें टोटल आपको 55 जो प्रश्न है वो GK GS के दिए गए हैं। चलिए, हम इसको लगाते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं किसको? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि वैकल्पिक कृषि में शामिल है, कौन शामिल है? तो वैकल्पिक कृषि में यहाँ से जो औषधीय पादपों की कृषि है वो शामिल है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मांग के आवश्यक तत्व हैं, तो मांग के आवश्यक तत्व हो जाएंगे आपको किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, साधनों को व्यय करने का तत्परता होना, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक। 49 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि पूर्ति के नियम के अनुसार, यहाँ पर ये आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न डाले गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि पूर्ति के नियम के अनुसार जो होगा वह यहाँ पर आपका पूर्ति तथा कीमत के बीच स्थिर संबंध होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि व्यय योग्य आय बराबर है, व्यय योग्य आय बराबर है, तो यह आय बराबर जो होगा प्लस बचत हो जाएगा। राइट आंसर उपभोग प्लस बचत। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि यह प्रश्न आपका करंट अफेयर का है, तो यहाँ पर आपका है रोजर फेडरर को। राइट आंसर रोजर फेडरर हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी व संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम है? तो उस प्रणाली का नाम है यहाँ पर मित्रा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। तीसरा जो 53 नंबर है कि भारतीय मानक योजनोत्तर 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इसमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, तो इस 5 में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें से बिहार नहीं है, ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है,
यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह जो अधिकार क्षेत्र होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन ये रख रखाव इसका होता है। ठीक, चलिए 55 नंबर जो पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा सौर संयंत्र है माधवपुर, जो भुज गुजरात में पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो टंगस्टन का एकमात्र खान जो है भारत की बात हो रही है तो वह डेगना में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह जो है आपका डेगना में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल जो है मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो यहाँ पर कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है वह हो जाएगा राइट आंसर, जो ड्रिप प्रणाली है वो आपको श्रेष्ठ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर है कि काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? देखिए एक 3 नदी है यहाँ पर, काबिनी है, हेमावती है और अमरावती है। ये तीनों जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तीनों जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक ... है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह एक आपका प्रवाल जो है रचना है। क्या है? प्रवाल रचना है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराएं मिलती है वहाँ का मौसम कैसा होता है? तो वहाँ का जो मौसम होता है कुहासा और घना कोहरा वाला होता है। राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए थे? जैसे गेहूं है, सफ़ेद चना है, मटर है, दाल है। तो देखिए वहाँ से जो हड़प्पा से प्राप्त होता है ये सभी जो है सभी अनाज वहाँ से प्राप्त किए गए थे। गेहूं भी, सफ़ेद चना भी, दाल भी और मटर भी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को ब्रिटिश की जो है 1912 में राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक क्या नाम है? तो आनंद मठ ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का 65 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जैसे कि मुस्लिम लीग का जो गठन है 1905 में कलकत्ता में किया गया। दूसरा है कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। तीसरा है कि एक अकेली फौज, वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी के लिए किया गया था। और जो चौथा है कि आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। तो देखिए इसमें कौन सा जो है गलत है? एक कथन गलत है, बाकी 3 जो है सही है। तो वह 3 जो सही है, एक जो गलत है वह है पहला कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना 1905 में कोलकाता में हुआ था, ये गलत है। और बाकी सब जो ये 3 आपका यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न 66 नंबर जो हम लोग का पॉइंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे यह जुड़े हुए थे विधवा ब्याह से। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि पुस्तक नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस पुस्तक के लेखक होंगे सोमेन मित्रा। राइट आंसर बी होगा, सोमेन मित्रा कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का सुमिलित करने वाला है कि यहाँ पर द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसका मिलान करते चलेंगे। ठीक, पहला जो है कि द्वितीय, ठीक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आपका जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है आप लोग ये मिलान करिएगा, ये मंगलौर में हुआ था। सॉरी, ये मंगलौर में नहीं हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये पांडुचेरी में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है ये कहाँ पर हुआ था? पांडुचेरी में। फिर यहाँ से हम लोग का है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था मंगलौर में हुआ था। ठीक,
तृतीय आंग्ल मैसूर कहाँ हुआ था? यह आपको हुआ था सालाबाई में। और जो चौथा है तो ये चौथा का हम लोग का प्रथम आंग्ल मैसूर ये श्रीरंगपट्टम में हुआ था। यानी कि कूट भाषा में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका बी राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 69 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक समुदाय है, इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका अरस्तु का है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक या नागरिक अध्ययन के अंतर्गत जो है कि अध्ययन किया जाता है जीवन के अधिकार का, समानता के अधिकार का और स्वतंत्रता के अधिकार का। यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी का जो है अध्ययन सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का जो सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिए थे 8 कर्तव्यों को जोड़ने का। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है? यहाँ पर निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है। देखिए यहाँ पर समान सिविल संहिता, इसको जो है जोड़ने की क्या बोलते हैं, इस निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि किस निर्देशक तत्व को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है संविधान के किस भाग में? तो यहाँ पर आपका भाग जो है 15वें में उल्लेख है। राइट आंसर आपको याद रखना है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो भाग 15वें में। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है? तो वह संविधान के 368वें जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसी पे आपको यह प्रावधान है। ठीक, संशोधन का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए यहाँ से 76 से जो प्रश्न हम लोग का 100 तक होगा, तो ये 25 प्रश्न आपको साइंस के हैं। पहला है कि Br2 से BrO3 बनाने में Br का ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है 0 से +5 तक। ठीक, राइट आंसर ए होगा। अगला जो प्रश्न है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कैंसर ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेडियो समस्थानिक की बात हो रही है, यहाँ पर PU239 का जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? यहाँ पर जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? यह अगला पहला जो है हम लोग का कि यह दिन रात श्वसन करते हैं। जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं, यानी कि समान होते हैं जो पादपों से। फिर कह रहा है कि ये दिन में श्वसन करते हैं और ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये जब चाहे श्वसन करते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर जो होगा कि ये दिन रात श्वसन करते हैं। इसी प्रकार जो है पादप जंतुओं से मिलते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोक्लोराइड जल में अविलय है? कौन सा हाइड्रोक्लोराइड जो है जल में अविलय है? तो जल में अविलय यहाँ पर Be(OH) के पावर 2, यहाँ पर जो ऑप्शन जो ए है वह जल में अविलय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ दर्शाते हैं। तो संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ अति चालकता दर्शाते हैं। राइट आंसर अति चालकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो 82 नंबर प्रश्न है हम लोग का है कि एक पिंड को पृथ्वी से पलायन करने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए? तो यहाँ पर पलायन करने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किसी भी कोण पर। ठीक, पलायन करने के लिए किसी भी कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। राइट आंसर डी कर लीजिएगा।
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की। उत्प्लावन के नियमों का खोज किसके द्वारा किया गया, न्यूटन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो 84 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। सबसे आवश्यक पोषक तत्व में आपका प्रोटीन आ जाता है, जो शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्न में से एक ही आवर्त के तत्व हैं, यानी कि एक ही आवर्त के कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर आपका जो देखिए बी, ई, बी और सी जो हैं, ये तीनों जो हैं एक ही आवर्त सारणी के तत्व हैं। ठीक, ऑप्शन सी राइट होगा। और अगला जो प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ता है, जो वेग बढ़ता है क्या होता है, ताप बढ़ने पर उसका वेग बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोल्ट द्वारा उत्पन्न तरंगों का एक उदाहरण है। तो मोटर बोल्ट द्वारा उत्पन्न एक उदाहरण जो है अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। ठीक, कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और आड़ी, ये दोनों तरंगों का एक उदाहरण है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि वंशागति अनुवांशिक क्रियात्मक इकाई है। ठीक, वंशागति अनुवांशिक क्रियात्मक इकाई है, कौन सी है, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गोल्जी का या फिर जीन। तो इसका राइट आंसर होगा जीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एल्कीन में हैलोजन अम्ल का योग है। अल्कीन में हैलोजन अम्ल का जो योग है, यह योग आपका इलेक्ट्रॉन अस्नेही है। क्या है, इलेक्ट्रॉन अस्नेही। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि ग्लिसरॉन का शोधन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ग्लिसरॉन का जो शोधन है यह किया जाता है निर्वात आसवन में। राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो यह ऊष्मा गुणांक निर्भर करता है आपको छड़ के पदार्थ पर। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि वह जीव जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। ठीक, प्रश्न है कि वह जीव जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं रोगजनक। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है किस धातु पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो वह सोना पर जो है कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न देखा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रम रेखा का टूटना कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम रेखा का टूटना क्या कहलाता है, वह कहलाता है जीमान प्रभाव कहलाता है। ठीक, राइट आंसर बी होगा, यह कहलाता है जीमान प्रभाव। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग देखते हैं 95 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ से है प्रश्न है कि अणुगति सिद्धांत से परताप पर अणुओं का वेग। तो परम गति ताप पर अणुओं का जो वेग होगा वह 0 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो यानी कि परमाणु के एक मौलिक कण जो प्रोटीन है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया। तो इसका खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 97 नंबर जो प्रश्न है कि पानी में हवा के बुलबुलों के चमकने का कारण है। तो इसको चमकने का जो कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ़ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ़ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर ठोस कार्बन है और जो है गैसीय कार्बन है, तो इसमें ठोस होगा। राइट आंसर जो सी है ये CO2 वो सही है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है। जो पृष्ठ तनाव है यह आपको विद्युत चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न होता है। अगला जो हम लोग का अंतिम प्रश्न ये 100 नंबर है कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून किस वर्ष बना। तो यह जो कानून बनाया गया था
यह है आपको 1974 में बनाया गया था। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, यह 1974 में बनाया गया। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों से रूबरू हो चुके हैं। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो था बिहार उत्पाद का, तो ये प्रैक्टिस सेट 2 था और जो आपका सेट 3 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। और इसका जो अपना स्कोर है वो अगले वीडियो में आया, चाहे इसी वीडियो में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए।